भारतीय संविधान ये वो दस्तावेज है जो हमारे देश की, आप कह सकते हैं, नींव है। इसमें कई अनुच्छेद हैं और कुछ तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं। आज हम एक ऐसे ही बहुत शक्तिशाली अनुच्छेद पर बात करने जा रहे हैं। अनुच्छेद 141, आर्टिकल 141। हमारे पास जो जानकारी है वो काफी विस्तृत है। अदालती फैसलों से लेकर संविधान सभा की बहसों तक सब कुछ इसमें शामिल है। आज का हमारा मकसद ये समझना है कि भाई, सुप्रीम कोर्ट जब कोई फैसला सुनाता है तो वो सिर्फ उस केस का नतीजा क्यों नहीं रहता, वो फैसला पूरे देश के लिए एक तरह से कानून कैसे बन जाता है। सारी छोटी बड़ी अदालतें सब उसे मानने लगती हैं। ये होता कैसे है? ये पावर आती कहाँ से है? हाँ, तो इसका जवाब सीधा सीधा अनुच्छेद 141 में ही छिपा है। यह अनुच्छेद वैसे तो बहुत छोटा सा है, पर इसका असर बहुत बहुत गहरा है। ये कहता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगा। आबद्ध कर मतलब बाध्यकारी होगा, मानना ही पड़ेगा। आसान शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, वो कानून बन गया और वो सबको मानना होगा। सुनने में तो सरल है, पर इसके मायने बहुत गहरे हैं। चलिए आज इसी की परतें खुलते हैं। और यह जजमेंट नहीं होता, ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, इसका मतलब है कि उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कानून की जो व्याख्या की है, इंटरप्रिटेशन जिसे कहते हैं, या फिर जो कानूनी सिद्धांत उन्होंने तय कर दिए हैं, प्रिंसिपल्स या डॉक्ट्रिन्स, और सबसे अहम उस फैसले का जो मूल लॉजिक है, जो तर्क है, उसे लीगल भाषा में रेशो डेसिडेंडी कहते हैं। रेशो डेसिडेंडी? जी, रेशो डेसिडेंडी मतलब निर्णय का कारण, वो मुख्य कानूनी तर्क जिस पर पूरा फैसला टिका होता है। ये सब कुछ बाध्यकारी होता है। अच्छा, तो सिर्फ फाइनल डिसीजन नहीं, बल्कि उसके पीछे की पूरी सोच, वो लीगल रीजनिंग भी कानून बन जाती है। और ये किस किस पर लागू होता है? क्या सिर्फ निचली अदालतों पर, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह? नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। ये देश के सभी उच्च न्यायालयों यानी हाई कोर्ट्स पे, सभी जिला अदालतों यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पर, और यहाँ तक कि सभी तरह के जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं ना, उन पर भी समान रूप से लागू होता है। अच्छा। कोई भी अदालत या ट्रिब्यूनल सुप्रीम कोर्ट के तय किए गए कानून से हटकर फैसला नहीं दे सकती। अच्छा। और एक और मजेदार बात है इसमें, स्टेर डिसाइसिस का सिद्धांत। स्टेर डिसाइसिस? हाँ। ये क्या चीज है? ये नया शब्द है। हाँ, ये लैटिन टर्म है। स्टेर डिसाइसिस का मतलब होता है जो तय हो चुका है उस पर टिके रहो। इस सिद्धांत के तहत न सिर्फ निचली अदालतें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बंधी हैं, बल्कि कुछ हद तक सुप्रीम कोर्ट खुद भी अपने पहले दिए गए फैसलों से बंधा होता है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट भी अपने पुराने फैसलों को आसानी से बदल नहीं सकता। हाँ, आमतौर पर नहीं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कानून में एक स्थिरता बनी रहे, एक प्रिडिक्टेबिलिटी हो। लोगों को, वकीलों को पता हो कि भाई किसी मुद्दे पर कानून क्या कहता है, क्या स्थापित नजरिया है। लेकिन क्या ही बिल्कुल पत्थर की लकीर है, या कभी बदल भी सकता है सुप्रीम कोर्ट अपना ही फैसला? नहीं, पत्थर की लकीर तो नहीं है। हमारे स्रोत बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही किसी पुराने फैसले को पलट सकता है, बिल्कुल, या उसमें बदलाव कर सकता है। लेकिन ऐसा करने के लिए बहुत ठोस वजह होनी चाहिए, और ये प्रक्रिया काफी गंभीरता से ली जाती है। अक्सर इसके लिए एक लार्जर बेंच बनाई जाती है, ऐसी बेंच जिसमें जजों की संख्या पिछली बेंच से ज्यादा हो। अच्छा, लार्जर बेंच। जी, ये एक तरह से सुनिश्चित करता है कि जो स्थापित कानून है उसे हल्के में या आसानी से न बदला जाए। ये समझना वाकई जरूरी है कि ये अनुच्छेद कैसे पूरे जुडिशियल सिस्टम को एक साथ बांधता है। पर ये सिद्धांत हमारे संविधान में आया कैसे? क्या आजादी से पहले भी कुछ ऐसा था? संविधान बनाते समय इस पर क्या सोचा गया था? हाँ, इस पर संविधान सभा में काफी सोच विचार हुआ था। जो जानकारी है उसके मुताबिक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, वो इसके बड़े पैरोकार थे। उनका मानना था कि भारत जैसे बड़े और विविधता वाले देश में, जहां इतने सारे हाई कोर्ट्स होंगे, ये बहुत जरूरी है कि कानून की व्याख्या में, इंटरप्रिटेशन में एक यूनिफॉर्मिटी हो, एक रूपता हो। हाँ, वरना तो मुश्किल हो जाती। बिल्कुल। उन्होंने तर्क दिया कि अगर हर हाई कोर्ट अपने अपने हिसाब से सेंट्रल लॉज को इंटरप्रेट करने लगेगा तो देश में एक तरह की कानूनी अराजकता या कंफ्यूजन फैल सकता है। सोचिए, एक ही कानून का मतलब दिल्ली में कुछ और,
मद्रास में कुछ और। हाँ, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाती। जी, इसलिए एक देश एक कानून एक न्यायपालिका, इस सिद्धांत को मजबूती देने के लिए ये जरूरी था कि एक सुप्रीम बॉडी हो जिसकी व्याख्या आखिरी हो और सबको माननी पड़े। तो ये पूरा विचार एक देश एक कानून एक व्याख्या से आया था। हाँ, कह सकते हैं। मकसद था कानूनी निश्चितता लाना, लीगल सर्टेनिटी और स्पष्टता, क्लैरिटी। इसीलिए जो ब्रिटिश कॉमन लॉ की परंपरा है ना, जिसमें पिछले अदालती फैसले यानी प्रेसिडेंट्स आने वाले मामलों के लिए गाइड का काम करते हैं, उसी से प्रेरणा लेते हुए अनुच्छेद 141 को संविधान का हिस्सा बनाया गया। ये सिर्फ एक टेक्निकल चीज नहीं थी, बल्कि एक यूनिफाइड नेशन के जुडिशल फिलॉसफी का प्रतीक था। ये तो हुई इतिहास की बात, बड़ा दिलचस्प है। अब आते हैं आज के समय पर। इतने साल बाद आज ये अनुच्छेद 141 हमारे लिए कितना प्रासंगिक है? क्या इसका असर हमें रोजमर्रा की जिंदगी में दिखता है? अरे, ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है, शायद पहले से भी ज्यादा। अनुच्छेद 141 तो भारतीय न्याय व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। ये सिर्फ किताबों में लिखा हुआ नियम नहीं है, ये हर रोज काम करता है। और इसी अनुच्छेद की वजह से सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले हैं जिन्होंने हमारे समाज और कानून पर बहुत गहरा असर डाला है, और वो सीधे सीधे कानून बन गए, भले संसद ने उन पर तुरंत कोई एक्ट ना बनाया हो। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उसमें कुछ ऐसे बड़े केसेस का जिक्र है, जैसे कि केशवानंद भारती मामला 1973 का। हाँ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। कौन भूल सकता है इसे? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, हाँ, लेकिन वो संविधान की जो बुनियादी विशेषताएं हैं, उसका जो मूल ढांचा है, उसे नष्ट नहीं कर सकती। और अनुच्छेद 141 के कारण ये सिद्धांत आज देश का कानून है, और ये संसद की संशोधन करने की शक्ति पर एक बहुत महत्वपूर्ण सीमा लगाता है। इसने तो भारत के संवैधानिक इतिहास की दिशा ही बदल दी। सही कहा। और फिर मेनका गांधी मामला भी है 1978 का। उसने तो अनुच्छेद 21 मतलब जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की पूरी व्याख्या ही बदल दी थी। बिल्कुल। मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेते रहना या जानवरों की तरह जीना नहीं है। इसमें गरिमा के साथ जीने का अधिकार, राइट टू लिव विद डिग्निटी भी शामिल है। कोर्ट ने अनुच्छेद 21 का दायरा बहुत बढ़ा दिया। उसमें फेयर ट्रायल का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार और भी बहुत कुछ शामिल हो गया। और अनुच्छेद 141 की वजह से ये जो विस्तृत व्याख्या थी, ये पूरे देश की अदालतों के लिए मानना जरूरी हो गया, और इसने नागरिकों के अधिकारों का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। और एक और उदाहरण जिसका जिक्र अक्सर होता है, विशाखा गाइडलाइंस 1997 की। हाँ, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, ये भी बहुत अहम है। उस समय वर्क प्लेस पर महिलाओं के सेक्सुअल हिरासमेंट को रोकने के लिए कोई साफ कानून नहीं था, एक तरह का लीगल वैक्यूम था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कानूनी खालीपन को भरने के लिए डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी की, जिन्हें विशाखा गाइडलाइंस कहा गया। अनुच्छेद 141 के तहत ये गाइडलाइंस तब तक पूरे देश में कानून की तरह लागू रहीं जब तक कि पार्लियामेंट ने 2013 में इस पर बाकायदा एक एक्ट नहीं बना दिया। ये दिखाता है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 141 के जरिए जरूरत पड़ने पर समाज की रक्षा के लिए एक्टिव रोल निभा सकता है, तब भी जब विधायिका चुप हो। ये उदाहरण तो दिखाते हैं कि कैसे दशकों पुराने फैसले आज भी कानून का हिस्सा हैं, और जो जानकारी हमारे पास है उसमें हाल के समय के मुद्दों का भी जिक्र है, जैसे समलैंगिक विवाह से जुड़े कानूनी पहलू या फिर डेटा प्राइवेसी जैसे नए मुद्दे। हाँ, ये सिद्धांत आल की पूरी तरह से काम कर रहा है। चाहे वो नवतेज सिंह जौहर केस 2018 में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करना हो, या फिर जस्टिस केस पुट्टुस्वामी केस 2017 में निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार घोषित करना हो, ये सभी फैसले अनुच्छेद 141 के तहत कानून का बल रखते हैं। सभी निचली अदालतें इन सिद्धांतों के आधार पर ही मामलों को देखती हैं और फैसले करती हैं। इससे क्या होता है कि जो नए और उभरते हुए सामाजिक कानूनी मुद्दे हैं, उन पर भी एक नेशनल लेवल की समझ बनती है। लेकिन यहीं पर वो बहस शुरू हो जाती है ना, जिसका जिक्र हमारी जानकारी में भी है, कि क्या ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट एक तरह से कानून बना नहीं रहा है, जबकि कानून बनाने का काम तो लेजिस्लेचर का है, संसद का, विधानसभाओं का। ये शक्तियों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत पर सवाल खड़े करता है। हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी और थोड़ी सेंसिटिव बहस है,
जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि कई बार सुप्रीम कोर्ट न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पर कानून बनाने के दायरे में चला जाता है। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट का अपना स्टैंड लगातार यही रहा है कि वो कानून बना नहीं रहा है, वो सिर्फ विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की या संविधान के प्रावधानों की व्याख्या कर रहा है, उन्हें इंटरप्रेट कर रहा है। व्याख्या करना और कानून बनाना, इसमें बहुत महीन रेखा है। बिल्कुल। कोर्ट का कहना है कि जब किसी कानून में कोई अस्पष्टता होती है, कोई एम्बिग्विटी होती है या कोई कानूनी खालीपन होता है, या फिर जब किसी कानून को संविधान के कसौटी पर परखा जाता है, तो उसकी व्याख्या करना कोर्ट का संवैधानिक कर्तव्य है और अनुच्छेद 141 उसी व्याख्या को कानूनी मान्यता देता है, उसे बाइंडिंग बनाता है। कोर्ट ये भी साफ करता है कि अगर विधायिका चाहे, पार्लियामेंट चाहे, तो वो उस मूल कानून को बदल सकती है जिसकी व्याख्या की गई है, या फिर कोर्ट की व्याख्या को बदलने के लिए नया कानून ला सकती है। बस शर्त ये है कि वो नया कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन न करता हो। इसको समझने के लिए वो निजता के अधिकार वाला उदाहरण बहुत अच्छा है जो 2017 में आया था। हाँ, जस्टिस पुट्टस्वामी मामला, जब 9 जजों की बेंच ने एक मत से कहा कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक फंडामेंटल राइट है, तो ये सिर्फ एक घोषणा नहीं थी। अनुच्छेद 141 के कारण ये फैसला तुरंत देश का कानून बन गया। और इसका असर हमें सीधे तौर पर देखने को मिला, जैसे आधार की संवैधानिकता को चुनौती देने वाला मामला था। वहां इसी निजता के अधिकार की कसौटी पर आधार कानून के कई प्रावधानों को परखा गया था। सही कहा। और सिर्फ आधार ही क्यों, उसके बाद से लेकर आज तक सोचिए, देश भर के हाई कोर्ट्स और निचली अदालतों में नागरिकों की निजता से जुड़े कितने हजारों मामले आए होंगे, चाहे वो डिजिटल सर्वेलेंस से जुड़ा हो, डेटा कलेक्शन से हो या पर्सनल जानकारी की सुरक्षा से। उन सभी मामलों में अदालतों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई निजता के अधिकार की इसी व्याख्या को आधार बनाना पड़ा। इससे हुआ क्या? इससे पूरे देश में निजता के कानून को लेकर एक रूपता आ गई। ऐसा नहीं हुआ कि दिल्ली हाईकोर्ट कुछ और कह रहा है और बॉम्बे हाईकोर्ट कुछ और। बिल्कुल, यही अनुच्छेद 141 का मुख्य उद्देश्य और प्रभाव है। कानूनी व्याख्या में यूनिफॉर्मिटी और सर्टेनिटी। ये सुनिश्चित करता है कि देश के हर नागरिक के लिए, चाहे वो कहीं भी रहता हो, उसके मौलिक अधिकारों और कानूनों का मतलब एक ही हो। तो अगर हम पूरी बातचीत का सार निकालें तो अनुच्छेद 141 सुप्रीम कोर्ट को भारतीय कानूनी व्यवस्था में एक बहुत ही सेंट्रल और कह सकते हैं शक्तिशाली भूमिका देता है। ये कोर्ट की व्याख्याओं को कानून का दर्जा देता है जो पूरे देश पर लागू होता है, और इसका मकसद है न्याय प्रणाली में स्थिरता लाना, प्रिडिक्टेबिलिटी लाना और सबसे बढ़कर न्याय में एक रूपता यानी यूनिफॉर्मिटी इन जस्टिस सुनिश्चित करना। ये लीगल सर्टेनिटी के लिए एक आधारशिला है। ये नागरिकों को, वकीलों को और खुद जजों को भी ये जानने में मदद करता है कि किसी खास लीगल पॉइंट पर देश की सर्वोच्च अदालत क्या सोचती है और उसी के मुताबिक वो अपने कदम उठा सकते हैं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर शक्तिशाली प्रावधान अपने साथ कुछ मुश्किल सवाल भी लाता है। हाँ, और हमारी जानकारी के आखिर में भी एक ऐसा ही सोचने वाला सवाल उठाया गया है। जी, एक सवाल जो शायद हमारे सुनने वालों को सोचने पर मजबूर करे, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले हमेशा हर स्थिति में बिना किसी अपवाद के बाध्यकारी होने ही चाहिए? क्या कभी ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं शायद जब समाज के मूल्य बहुत तेजी से बदल रहे हों, या जब कोई फैसला ऐसे नतीजे दे रहा हो जिसकी उम्मीद न थी और जो ठीक न हो, जहां इस बाध्यकारी प्रकृति पर दोबारा सोचने की जरूरत महसूस हो? या फिर जो मौजूदा व्यवस्था है जिसमें सुप्रीम कोर्ट खुद अपने पुराने फैसलों को बदल सकता है, भले ही थोड़े मुश्किल प्रक्रिया से, क्या वो काफी लचीलापन देती है? ये वाकई एक गहरा सवाल है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। ये हमें जुडिशियल प्रोसेस की ताकत और उसकी सीमाओं दोनों पर सोचने को मजबूर करता है। आज की इस बहुत ही दिलचस्प और गहरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि अनुच्छेद 141 की अहमियत, उसके काम करने का तरीका और भारतीय लोकतंत्र और न्याय प्रणाली पर उसके जो दूरगामी प्रभाव हैं, उसकी एक साफ और गहरी समझ हमारे सुनने वालों को जरूर मिली होगी।